नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर लालू प्रसाद की सेहत से जुड़ी हुई। एम्स सीसीयू से लालू प्रसाद बाहर आ गए। एक बड़ी राहत इस वक्त लालू प्रसाद के सेहत को लेकर चिंतित तमाम उन लोगों के लिए जो नजरें लगाए बैठे थे कि लालू प्रसाद सीसीयू से कब बाहर आ रहे हैं। दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद का इस वक्त इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद को अब कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है लालू। ओल्ड प्राइवेट वार्ड में इस वक्त लालू प्रसाद का इलाज होता हुआ। लेकिन बड़ी खबर और राहत की खबर यह कि लालू प्रसाद सीसीयू से बाहर आ चुके हैं। अब एक प्राइवेट कमरे में इस वक्त लालू प्रसाद की सेहत पर मॉनिटरिंग की जाती हुई एम्स के डॉक्टरों की तरफ से। और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, एक बड़ी राहत लालू प्रसाद की सेहत को लेकर चिंतित उनके तमाम चाहने वालों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव और उनके चाहने वाले के लिए, उनके परिवार वालों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। सीसीयू से बाहर आ गए हैं। जब पटना में उनका इलाज चल रहा था उस वक्त उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया, लेकिन दिल्ली आते ही एम्स में जब उन्हें एडमिट कराया गया सीसीयू में, उसके बाद उनकी हालत में काफी तेजी से सुधार हुआ और अब उन्हें सीसीयू से भी बाहर किया गया है। और अभी सीएनसी बिल्डिंग में उनका इलाज चल रहा है, जहां पर सीसीयू में थे क्रिटिकल केयर यूनिट में, वहां से उनको बाहर किया गया है। ऑक्सीजन सपोर्ट भी एक तरह से जो दिया जा रहा था उसे हटा लिया गया है और प्राइवेट वार्ड में अभी हैं, ओल्ड प्राइवेट वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। यानी लालू प्रसाद यादव बेहद, देखा जाए तो जो स्थिति थी उसे काफी अच्छे हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके जो तमाम समर्थक हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उन सबके लिए एक राहत भरी खबर है कि लालू प्रसाद यादव के हेल्थ में काफी सुधार हो रहा है, तेजी से सुधार हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल आज ही के दिन यानी कि 11 जुलाई को यह कार्यक्रम मनाया जाता है। लेकिन जिस मकसद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। भारत की अगर बात की जाए तो जनसंख्या में वृद्धि बेहद तेज रफ्तार से इस वक्त जारी है। लंबे वक्त से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तो जरूर की जा रही है, लेकिन ये कानून लागू होने से पहले ही सियासी दलदल में फंस चुका है। बिहार में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वो बेहद चिंताजनक है। तो बिहार में जनसंख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है और इसी जनसंख्या कानून को लेकर बिहार में दलों के बीच जबरदस्त खींचतान साफ नजर आती है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप खुद सुनिए राजनीतिक दलों की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी अपनी राय। नियंत्रण दिवस है। जनसंख्या नियंत्रण सब लोग चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसे जागरूकता के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करके जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही मोदी सरकार पे बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता के उस जनहित याचिका के जवाब में मोदी सरकार ने 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है, चूंकि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 हो तो जनसंख्या स्थिर माना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके नहीं किया जा सकता है। जब हम बेटियों को, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे तो स्वतः जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। बिहार सरकार ने यह कर करके दिखाया है। मानवता से अपील कर रहा हूं कि जनसंख्या को नियंत्रण करें और प्रकृति को बचाएं तो अपना जीवन बचेगा। जहां तक बात है बिहार का, तो बिहार भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है, जो आज भारत में दूसरे स्थान पर जाने वाला है। तो इसमें एक कठोर कानून बनना चाहिए। तो बढ़ती आबादी भारत के संसाधनों, सामाजिक समरसता और विकास को दीमक की तरह ये खा रही है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। इसलिए उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो,
तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्वगत। तो गिरिराज सिंह का सीधे तौर पर यह कहना कि बहुत जरूरी है कि इस जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके और इसके लिए सभी पार्टियों को कानून की वकालत जरूर करनी चाहिए। पटना में आयोजित जनता दरबार में आज सीवान के एक फरियादी की फरियाद सुनकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैरान रह गए। दरअसल फरियादी ने सीएम को बताया कि वो साल 2021 में इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के दरबार में ही पहुंचा था। समाधान के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश भी दिए गए, लेकिन उस आदेश की तामील नहीं हुई, उस आदेश का पालन नहीं किया गया और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सुनकर सीएम खुद हैरान रह गए और फिर से इस मामले को देखने के लिए कह दिया। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि जब एक बार आदेश किया जा चुका है तो दोबारा किसी भी शख्स को क्यों आना पड़ रहा है, इसका जवाब ये अधिकारी जरूर दें। सर, मैं नवीन कुमार सिंह सिवान से हूँ। मैं इस मामले को लेकर सर आपके समक्ष में दोबारा आया। पहले बार 2021 में आया था और ये मेरा निजी मामला नहीं है सर, विद्यालय के खेल भूमि को बेचने से संबंधित है। पिछले बार आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी को फोन करके बोला भी था। ये कैसे, जब पिछली बार बताए तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। कह रहे हैं कि पहले भी आए थे, अब कह दिया गया था उसका बात करिए और फिर शिक्षा विभाग से बात करिए, तब शिक्षा विभाग ये क्यों हुआ? पिछली बार कह रहा है कि आए थे, रिकॉर्ड है ना भाई, ये दोबारा आया है, कहे सब। बगहा में तांत्रिक को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। घटना पोटखौली थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव का है। हंगामे को बढ़ता देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों के हंगामे पर काबू पाने की कोशिश की। खबर के मुताबिक श्याम सुंदर यादव के पोते की मौत चमकी बुखार से हो गई थी, जिसके बाद परिजन तांत्रिक के झांसे में आकर बच्चे को तांत्रिक के पास लेकर चले जाते हैं, लेकिन बच्चे के जीवित नहीं होने पर नाराज परिजनों ने तांत्रिक को बंधक बना लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस तांत्रिक को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। लोगों की तरफ से पुलिस से ही झड़प शुरू हो जाती है। फिलहाल पुलिस आरोपी तांत्रिक को हिरासत में लेकर अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमारे लड़का के मान नाती के चमकी बुखार हो गई है, कैसा हम वही से मर गई। लड़का ले नहीं जा, हालात नहीं जा। ओकरे बाद माने कि बतावल कि सोखा के लगे चल जा, सोखा के लगे गई नहीं जा। सोखा इन्हें कहले कि हम जिया दे, मान जानी कि हमने से कहले जिया दे। आ ओकरे बाद आज जवाब दिल है कि ना लड़का हमरा से ना जी। दिन तक सोखा हो जाएगी? हाँ, 2 दिन। और बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटपाट की गई है। 12 लाख रुपए लूटे गए हैं। एसबीआई बैंक के पास वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था कर्मी, जिस दौरान उससे 12 लाख रुपए लूट लिए गए। पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। वैशाली के युवक की महाराष्ट्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महनार थाना के अल्लीपुर हट्टा गांव का निवासी था। मृतक का शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक का नाम वीरेंद्र मालाकार है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही जगदेव राय पर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस से मामले की जांच की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाराज परिजनों को समझाया और हालात को काबू में किया गया। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। 14 दिन पहले जबरदस्ती यहाँ से ले जाया गया। क्या नाम है, जगदेव राय के मार्फत, ठीक ना। जगदेव राय खुद ले गए थे और उसके बाद जो है से वो कल जैसे 8 बजे हमारा साला जैसे अपनी माँ से बात किया है फ़ोन पे 1 घंटा तक ठीक ठाक था। 11 बजे वहाँ से फ़ोन आया है जब आपका बेटा मर गया। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आरपीएफ, सीआईबी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो बाल तस्करी के मामले में एक बड़ा खुलासा, प्रशासन ने चंगुल से 8 नाबालिग बच्चों को आजाद कराया। दानापुर से बाल तस्कर गिरफ्तार किए गए। नागपुर से लाए जा रहे थे ये सभी बच्चे। गिरफ्तार तस्कर बिहार से बच्चों को लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में काम करवाता था।
आजाद 8 बच्चों में 4 बच्चे समस्तीपुर के हैं, 3 बच्चे मुजफ्फरपुर और 1 बच्चा दरभंगा का रहने वाला है। सभी बच्चों को नागपुर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। तो ये देखिए सारे बच्चे जिन्हें झांसा देकर बाल तस्करी के धंधे में इस शख्स ने कैसे सभी को नागपुर ले जाने की तैयारी कर रखी थी। हालांकि वक्त रहते कार्रवाई की गई और इन्हें रिहा कराया गया। समस्तीपुर की काशीपुर से एक तस्वीर सामने आई जिसमें बदमाश खुलेआम बीच सड़क पर गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं। और ये वो तस्वीर है, जरा भी डर नहीं, जरा भी खौफ नहीं, कानून को तोड़ते हुए बेखौफ होकर ये लोग सरेराह फायरिंग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर खुलेआम गोलीबारी करना प्रशासन पर कई सवालों को खड़े करती है, क्योंकि जो दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, यहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और वहीं पहली तस्वीर जो है वो खुलेआम फायरिंग की है, जहां पर अपराधी बेखौफ हैं और इसीलिए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग घरों में दुबके रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। डर का माहौल साफ नजर आता हुआ। इंसानों की मददगार पुलिस बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रख रही है। जी हां, कुछ इसी तरह का काम किया है वैशाली पुलिस ने। पुलिस ने जंगल से भटके हिरण के बच्चे को न सिर्फ कुत्तों के हमले से बचाया, बल्कि उनका इलाज कराकर एक बार फिर से उन्हें वन विभाग के हवाले कर दिया गया। खबर के मुताबिक सलेमपुर दियारा में हिरण के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। मौके पर मौजूद युवक ने हिरण को बचाया और उसे थाने लेकर पहुंचा। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने हिरण के बच्चे का इलाज कराया और वन विभाग को सौंपा गया। हम लोग जैसे हमको कोई दूसरा लड़का ने हमको सूचना दिया तो हम वहाँ पे गए तो इसको देखे, वहाँ से हम लेके आए और थाना पर लेके आए। थाना से बोले कि इसको वन विभाग वाले को फ़ोन किया जाए, इसको वन विभाग वाले को सौंप दिया जाए। ऐसे तो मेरा मन है कि इसको हम अपना से पाले, लेकिन यहाँ से थाना पर से मालूम हुआ कि इसको पालना आती है, बैंड लगा। तो अभी हम लोग थाना से रिसीव किए हैं। थाना पर कोई लोग ला के रखे हुए थे और अभी जो है से घायल अवस्था में, छोटा सा बच्चा नाजुक है, घायल अवस्था में है। इसको अभी ले जा करके हम लोग वन क्षेत्र ऑफिस लालगंज में रखेंगे। अगले आदेश का इंतजार हम लोग। खबर बाढ़ से, जहां एनटीपीसी में तकनीकी खराबी की वजह से यूनिट 1 से बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। यही वजह है कि निर्धारित क्षमता से कम बिजली का उत्पादन इस वक्त एनटीपीसी के यूनिट 1 के खराब होने के बाद किया जा रहा है। इंजीनियरों की टीम हालांकि यूनिट में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने में जुटी हुई है। देर शाम तक यूनिट शुरू होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मरम्मत में इंजीनियरों की टीम जुटी हुई है। सीधे तौर पर उत्पादन पर इसका असर हो रहा है, लेकिन जो उम्मीद है ये बताया जा रहा है कि देर शाम तक ये यूनिट ठीक कर लिया जाएगा और एक बार फिर से एनटीपीसी में बिजली उत्पादन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। और एनटीपीसी पीआरओ विश्वनाथ चंदन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस यूनिट 1 में तकनीकी खामी की बात की जा रही है, ये कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा? जहाँ तक पावर यूनिट 1 का सवाल है, इस पे हमारी टीम काम कर रही है और देर शाम तक इस यूनिट के भी आ जाने की पूरी संभावना है। सर, उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो कितना इस वक्त इस पर असर है? देखिए, जो 3 यूनिट बाढ़ में काम कर रही है, जिसमें 2 यूनिट निर्बाध बिजली उत्पादन कर रहा है, उससे 1320 मेगावाट जो ऑप्टिमम हमारी जो कैपेसिटी है उस पे हम चलाने के लिए तैयार हैं। बट अभी शेड्यूल जो है, क्योंकि बिहार में बिजली उपलब्धता अभी अधिक है और डिमांड जो है कम है, उस हिसाब से जो प्लांट हमारा है इस समय अपनी पूरी क्षमता पे नहीं चल रहा है। लेकिन बिहार पे जो बिजली अभी ड्रॉ कर रहा है, जो इस ब्लॉक में मैं देख रहा हूँ, जो ब्लॉक नंबर अभी 54 चल रहा है जो ग्रिड में, उसके हिसाब से जो पावर है वो सरप्लस है। बिहार 3300 मेगावाट ड्रॉ कर रहा है। हमारे पास जो एनटीपीसी जो बिहार के लिए उपलब्ध करा रही है वो 4600 मेगावाट से भी अधिक है।
इसमें फिलहाल बिहार किस में तरह की बिजली खाने कोई की बात अफवाह नहीं। आपके सामने आ रही है जिसको अभी दुरुस्त करने में टीम जुटी हुई है? ये खामी नहीं है मैडम, ये एक जनरली जब पावर प्लांट हम चलाते हैं तो ट्यूब लीकेज एक बहुत ही कॉमन चीज है, क्योंकि 365 दिन राउंड द क्लॉक ये यूनिट चलती होती है, तो बहुत सारी टेम्परेचर वेरिएशन से ये यूनिट में ट्यूब लीकेज होता है, जिसको हम 30 घंटे के अंदर में दुरुस्त कर लेते हैं। तो वैसी कोई बिजली की समस्या फिलहाल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त जो पीआरओ थे एनटीपीसी के, उनका सीधे तौर पर कहना था कि यूनिट 1 से उत्पादन जो अभी बंद पड़ा हुआ है वो शाम तक उसे तकनीकी जिस खामी की बात की जा रही है उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। हालांकि उत्पादन क्षमता की वजह से बिहार के लोगों को किसी तरह की परेशानी उठानी नहीं पड़ रही है, क्योंकि सरप्लस बिजली का उत्पादन इस वक्त लोगों की डिमांड कम है। सीतामढ़ी में संभावित बाढ़ को लेकर लोगों के बीच दहशत का माहौल नजर आ रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन बाढ़ से पहले तैयारी होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। और बेचैनी की वजह देखिए, उन्हें पता है कि जब बाढ़ के हालात बनेंगे तो वहां पर उनको सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहारा नाव का होगा। और यही वजह है कि जो नाविक हैं वो अपनी नाव की मरम्मत में जुट गए अभी से, ताकि आने वाली आपदा से निपट सके। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात ये है कि नेपाल के जल ग्रहण वाले इलाके में अत्यधिक वर्षा होता है तो सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा लोगों के सर पर मंडराने लगेगा। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी जिले के जो नाविक है वो अपने नाव की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड का यह इलाका है जहां नाविक पूरी तन मन धन से अपने नाव का बेहतरी करने में लगे हुए हैं, उसके मरम्मती कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां नाव का महत्व काफी बढ़ जाता है और नाव लोगों के जीविका का साधन हो जाता है, साथ ही लोगों के आवागमन का एकमात्र जरिया नाव ही होता है। ऐसी परिस्थिति में लोग नाव की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं ताकि बाढ़ आने पर लोगों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो और लोग बेहतर तरीके से आवागमन कर सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से नाव का मरम्मत कर रहे हैं। हम तो बाढ़ आता ही रहता है, इसके लिए बना के रखते हैं हम लोग, बहुत काफी बाढ़ आता है कस के। अच्छा। तो इसी के लिए बना के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फिर हम लोग डूब जाएगा, आदमी धंस जाता है ज्यादा पानी से। इसी के लिए मरम्मत में लगे हुए हैं कि हो जाएगा मरम्मत, एक बाद हम लोग आएंगे जाएंगे। आप बताइए, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना है? हम लोग के कहना है कि 5 साल से हम डेंगी सरकार के थ्रू हवाले लगा दिए है, लेकिन अभी तक रुपया नहीं मिला है। 5 साल से काम कर रहे हैं? हाँ, 5 साल से यहाँ पर चलता है, तो पैसा नहीं मिलता है सरकार? नहीं मिलता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो नाविक है वो लगातार अपने नाव के मरम्मती का कार्य कर रहे हैं और उनकी एक शिकायत है कि पिछले 5 सालों से उनको सरकार के द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। परवाना तो दिया जाता है लेकिन उसके एवज में उनको राशि नहीं दी जाती है, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। वहीं कटिहार जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोगों ने निजी स्तर पर नावों का निर्माण शुरू कर दिया है। गंगा नदी के पास स्थित अहमदाबाद प्रखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ से निपटने के लिए नावों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। बाढ़ के दौरान आवाजाही में परेशानी न हो, गंगा, महानंदा और कोसी नदी से घिरे जिले में लोग खुद का पैसा खर्च कर नाव को बनाने में लगे हुए हैं। लोगों की ओर से तैयार की गई नाव बाढ़ के दौरान इलाके में आवाजाही का एकमात्र जरिया होती है। हम लोग के यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आ जाती है और यहाँ सलाद ऐसा होता है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते अभी यदि नाव नहीं करेंगे ठीक, जिसमें लागत हम लोग का 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है, जिसमें हम पब्लिक को सेवा कर सकेंगे। हम ये हमारा अहमदाबाद क्षेत्र बहुत ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ जुलाई के लास्ट तक में जो है बाढ़ का पानी आ जाता है। इसके लिए जो है जनता बहुत ही परेशान है और इसके पूर्व तैयारी के लिए जो है अभी नाव की तैयारी की जा रही है, नाव का गठन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जो बाढ़ विकराल रूप धारण करती है उससे जो है लोगों को परेशानी से बचने के लिए एकमात्र जीविका है नाव। आवागमन इसी नाव के द्वारा होता है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।